और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में क्या कहते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक तो ये देखा था। लेकिन अगर कभी किसी रिएक्शन में मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रॉपरली ना दिखाई दे, तो हम उसमें क्या देखेंगे कि अगर मेटालिक एलिमेंट को अगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर मेटालिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मेटालिक एलिमेंट का एडिशन जो है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, और नॉन मेटालिक एलिमेंट का जो एडिशन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, आपने वो क्वेश्चन कराया था कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड का, आपने वो रिडॉक्स रिएक्शन कराया था, सेम क्वेश्चन आपने करवाया और उन्होंने रिडॉक्स में लिखा था कॉम्बिनेशन में कराया। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन में भी और रिडक्शन में। तो अगर टेस्ट में आता है एग्जाम में आता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो भी गलत नहीं है। रेडॉक्स में वो आपसे ये पूछेंगे ही नहीं। जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है ना, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको वो 4 ही बताने होंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। रेडॉक्स का क्वेश्चन अलग आएगा, उसमें ये पूछेंगे कि आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, या तो ये पूछेंगे, या ये पूछेंगे कि कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो वो रेडॉक्स का अलग तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, और इसके चारों के अलग तरीके से। तो आप ये देखिए कि वो जो 4 तरीके के रिएक्शन थे, उन 4 के क्वेश्चन हमने साथ में करे थे। अब मैं 4-5 क्वेश्चन आपको इसके करवाता हूँ रेडॉक्स के। तो रेडॉक्स का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। Substance oxidized and the substance reduced in the following reaction. Name the substance oxidized and the substance reduced in the following reaction. रिएक्शन देखिएगा क्या दे रखा है, SO2 प्लस 2H2S SO2 प्लस 2H2S gives 2H2O प्लस 3S। 2H2O प्लस 3S। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरे को वो मेटल नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना। मेटल नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट कहाँ देखा जाता है? जहाँ पर सिंगल एलिमेंट दे रखा होता है, जिसमें ये कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये कॉम्बिनेशन है या रेडॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को साफ दिखाई दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ में ऑक्सीजन है, और इधर देख रहा हूँ तो ऑक्सीजन गायब, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हमारे पास हो गया रिडक्शन, हो गया रिडक्शन। अब अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर ये है हमारे पास कि ये जैसे H2S है ना, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और क्या बन गया? सल्फर। H2O पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा? हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो याद करिए भाई, ऐसा ही एक रिएक्शन आपको करवाया था जिसमें मैंने कहा था कि H2O को एक बार को हटाया जा सकता है, H2O को एक बार को भूला जा सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो बिल्कुल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, वो बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि व्हीकल्स को जब सर्दियों में हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने पर क्या होता है कि जो उनका साइलेंसर होता है, उन साइलेंसर में से कभी कभी पानी की आपको बूंदें निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो वो क्या है, वो एक बाई प्रोडक्ट है, निकलता है। कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ ऐसे हैं जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये गैसेस निकल रही है ना, तो गैसेस तो दिखाई नहीं देनी चाहिए, या चलिए गैसेस का अगर कोई कलर है तो वो गैस दिखाई दे जाएगी आपको, ठीक। लेकिन उसके अलावा वाटर भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है, ठीक है। आप गर्मियाँ जब होती हैं तो गर्मियों में वो जो वाटर निकलता है वो इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाता है, तो वो हमको दिखाई नहीं देता। और सर्दियों में
क्योंकि इवेपोरेशन का जो रेट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, तो इस वजह से सर्दियों में वो पानी की कुछ बूंदें निकलती हुई दिखाई देती हैं। आप कभी भी नोटिस करना, सर्दियों में सुबह सुबह के टाइम आपके बराबर से अगर कोई गाड़ी सुबह सुबह के टाइम निकल कर जा रही है, जब वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है गाड़ी, 2, 4 या 5 किलोमीटर चल जाती है, तो उसका साइलेंसर अपने आप में गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो तब क्या होता है कि पानी जो निकलना होता है बाहर, वो उसकी गर्म बॉडी को टच करके ही इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटली जब कार स्टार्ट होती है तो तब आप देखें कि बराबर में से गाड़ी निकलती जा रही है, तो उसमें से 2-4 बूंद जो है वो पानी की गिरती जाती है इनिशियल 2 to 3 किलोमीटर्स, उसके बाद नहीं, ठीक। तो अब आप ये देखिए, इसलिए H2O को हटाया जा सकता है। यहाँ साफ समझ में आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन हट गया, सिर्फ सल्फर बच गया। यहाँ H2S था, हाइड्रोजन हट गया, सिर्फ सल्फर बच गया। समझ में आया? तो ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, वो क्या कह रहे हैं, सब्सटेंस, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का। हाँ, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब हम कहते हैं हाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। तो मतलब इसमें भी हम 2H2O पे भी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि H2O को अगर मैं ऑक्सीडेशन में डालूँ ना, तो मेरे पास इधर सिंगल H2 होना चाहिए कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा। यहाँ क्या है, यहाँ मुझे ये देखना है इस कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है। तो इसमें से हाइड्रोजन हटता हुआ नजर आ रहा है, हाइड्रोजन हट गया, केवल सल्फर बच गया, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का, H2S। और सब्सटेंस रिड्यूस्ड रिएक्शन किसका हो रहा है, SO2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। Oxidizing agent and the reducing agent from the following reaction। From the following reaction, अब मेरे को एक रिएक्शन दे रखा है, उस रिएक्शन को देखकर मुझे ये बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो याद रहिए क्या देखना होता है हमको, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही तो याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ही यहाँ पर हमसे पूछा गया ना, विच इज़ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड विच इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का, तो भाई ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन किसका हो रहा है, SO2 का, तो फिर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, रिएक्शन देखिएगा। रिएक्शन दे रखी है हमको H2S plus I2, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड plus I2, H2S plus I2 gives 2HI plus S, 2HI plus S, ठीक है। अब देखिएगा इधर के H2S था और इधर केवल S रह गया, यानी कि हाइड्रोजन हट गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो H2S का हो गया ऑक्सीडेशन। तो H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब H2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज H2S। I2 आयोडीन था केवल, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ लिखेंगे रिडक्शन, और I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज I2।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। Identify the substance. Identify the substance that is oxidized and the substance that is identify the substance that is oxidized and the substance that is reduced in the following reaction. That is reduced in the following reaction. Na plus O2 Na plus O2 gives 2Na2O. 2Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ये है। तो अब आप ये देखिएगा, उन्होंने कहा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर सोडियम तो दिखाई दे रहा है कि सोडियम अकेला था और सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो सोडियम का तो ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में से ना तो ऑक्सीजन हटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, और ना ही हाइड्रोजन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं रिडक्शन कैसे बोल दूँ, ये मेरे को नहीं आ रहा समझ में। लेकिन एक चीज़ एकदम से दिमाग में क्लिक करती है कि दोनों सिंगल सिंगल एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं और देखने से साफ समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है भाई। दो एलिमेंट्स के जुड़ने से एक कंपाउंड बन गया, तो कॉम्बिनेशन तो ये है ही, ठीक है। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि नहीं आप इसमें बताइए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो कैसे करेंगे। सोडियम क्या है, एक मेटल, प्लस ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल, तो O2 माइनस ये हो गया। यहाँ लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो जिसमें मेटालिक एलिमेंट का जुड़ना इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन, तो मेटालिक एलिमेंट ये है, ये किस में जुड़ रहा है, इसमें, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटालिक एलिमेंट का जुड़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो नॉन मेटालिक एलिमेंट ये है, ये किस में जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो सॉरी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज Na, यहाँ लिखना बिकॉज a non-metallic element, because a non-metallic element O2 is being added to it, is being added to it, ठीक है। सर इस वाले में तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, सॉरी हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल, वो भी तो दिखाना होगा, वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो हमें फंडा एक ही यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से फिर मैं ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट वाला फंडा इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया, फिर लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिडक्शन किसका होता है, जिसमें मेटेलिक एलिमेंट जुड़ता है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे O2, ठीक है, लिखिएगा बिकॉज a metallic element, because a metallic element Na is being added to it,
है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4, which of the statements about the reaction are incorrect? Twice of PBO plus C. Twice of PBO plus C gives twice of PB plus CO2. Twice of PB plus CO2. A है इसमें lead is getting reduced. Lead is getting reduced. B है carbon dioxide is getting oxidized. Getting oxidized. C है carbon is getting oxidized. Carbon is getting oxidized. D है lead oxide is getting reduced. Lead oxide is getting reduced. हाँ जी सुनिए, जैसे हमने कहा ये PbO है, तो PbO था यहाँ पर और यहाँ पर Pb रह गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, यानी कि रिडक्शन। ठीक है, और ये कार्बन था, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बताइए जी, समझ गए? ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो एक तो पहला ही गलत है, लेड का रिडक्शन थोड़ी हो रहा है, वो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक तो हो गई पहली, है ना, कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो भाई ये गलत है। दूसरा बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, भी गलत है। ऑक्सीडेशन तो कार्बन का हो रहा है, वो तो ऑक्सीडाइज होने के बाद में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? कार्बन, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जो आपका बी वाला है ये भी गलत है, तो ए और बी दोनों गलत है। सी में है सी इज गेटिंग, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वो ठीक है, और फिर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो भी ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये तो लखमीर सिंह के हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी के थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए। ऑक्सीडाइजिंग नंबर, ठीक है, एग्जांपल लिया था, शायद हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के नोट करा है स्कूल के नोटबुक में, है ना, इसकी फोटो भेजना है एक बार, है ना, कि ऑक्सीडाइजिंग नंबर में देख लूँगा क्या चीज़ है। A shiny brown colored element capital X लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
a shiny brown colored element, capital X, on heating in air becomes black in color. On heating in air becomes black in color. Becomes black in color. Name the element capital X. Name the element capital X and the black colored compound formed. And the black colored compound formed. And the black colored compound formed. ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये ना डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे ये पूछ रहे हैं ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, तो ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कभी अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन घर में आएगा, इलेक्ट्रीशियन घर में आएगा, वो वायर वगैरह अगर कहीं पर भी नहीं उसको वायर लगानी होगी तो आप देखना वो प्लास से ना वायर छीलता है, जो उसके ऊपर का जो रबर कोटिंग है वो हटाता है। जब हटाता है तो अंदर से आप देखना कि अगर ओरिजिनल कॉपर की वायर है तो वो ब्राउन कलर की निकलेगी अंदर से, ठीक है। और आप अगर मतलब पेरेंट्स वगैरह कुछ बोलते हैं आपको घर का काम करने के लिए कि जा बेटा बाजार से वो ले आ, ये ले आ, बोलते हैं, है ना। और नहीं भी बोलते हैं ना तो उनको कह दिया करो भाई मुझे भी कुछ बता दो, बाहर का कुछ काम है, मैं भी जरा दुनियादारी सीखूँ, मुझे भी तो पता चले, ठीक है। तो जाया करो। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कई ऐसे अपने साथ के अपने फ्रेंड्स देखे हैं कि कॉलेज में आ गए, उनको ये नहीं पता बैंक में जाकर पैसे कैसे जमा कराते हैं, ठीक है। बैंक में एप्लीकेशन लिखकर कैसे देते हैं कि भाई मुझे अपना अकाउंट यहाँ पर है और मुझे अब पहले मैं यहाँ रहता था, अब मैं इधर रहता हूँ, तो मेरा अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो कुछ डे टू डे लाइफ की चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ में आप सीखो। अगर वो नहीं भी ले जाते ना तो उनको कह भी दो मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी तो सिखाओ कुछ, ये होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें आप भी सीखिए। तो उसमें क्या है कि आप ये नोटिस करेंगे कि अगर कभी भी बिजली का कोई भी सामान घर में आना है तो आप देखो यार बल्ब तो बड़ा सस्ता आ गया, ट्यूबलाइट बड़ी सस्ती आ गई, स्विच लाना है ख़राब हो गया बड़ा सस्ता आ गया, यार वायर 1 मीटर ही वायर इतना महंगा आ रहा है, 300-400 रुपये का आ रहा है 1 मीटर वायर। तो क्या है कि वो अपने आप ही बोलेगा, उसको बोलो भैया ये इतना महंगा कैसे, तो वो अपने आप ही बोलेगा, पहले तो हंसेगा फिर कहेगा कॉपर का ये, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जैसे गोल्ड का एक कलर होता है येलो, ठीक है, ऐसे ही कॉपर का एक कलर होता है, जैसे ग्रे कलर होता है आपका इसका आयरन का, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉपर का कलर जो है वो ब्राउन कलर होता है और चमचमाता हुआ ब्राउन कलर होता है कॉपर का, ठीक। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला ऑन हीटिंग इन एयर, ऑन हीटिंग इन एयर का मतलब क्या है कि भाई एयर में रखा हुआ है, एयर में रखा और कोई कैंडल लगा दी, ठीक है, और उसको जलाना है, ठीक, बिकम्स ब्लैक इन कलर, काला हो जाता है। तो ये तो नहीं लिखा कि वो मतलब डिकम्पोज हो गया या ख़त्म हो गया या उड़ गया, मेटल है इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है, रंग बदलेगा बस मेटल। तो नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट एक्स is copper Cu and the black colored compound formed is क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, उसको CuO बोल दूं, CuO, ठीक है। और जब कुछ ऐसा सवाल पूछा जाता है तो थोड़ा सा मतलब
ट्राई टू लर्न टू एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एग्जामिनर। जितना उसने पूछा है उससे एक कदम आगे बढ़ जाओ, बस रिएक्शन में लिख दो, रिएक्शन में लिख दो, ठीक है ना। क्या कैसे लिखेंगे, सी यू प्लस ओ टू गिव्स सी यू ओ, क्या करूँ, टू लगा दूँ इसके आगे और टू लगा दूँ इसके आगे, ओके ठीक है। ब्राउन कलर का है तो ऑक्सीजन है ही, कलरलेस है, और ये जो है आपका ब्लैक कलर का कन्वर्टर है। सर हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो स्टेट लिखना ज़रूरी होता है? हाँ, मैं किसी भी रिएक्शन में लिखवा नहीं रहा हूँ स्टेट्स, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी में देखोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे, और दूसरा मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, उसमें सबने स्टेट्स लिखे हुए हैं, ठीक, तो वो हमको समझ में आ ही जाएगा। जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम मेटल है तो सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस है तो स्टेट। और ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप स्टेट लिखना भूल गए तो ऐसा नहीं है कि टीचर उसके नंबर काट लेगा, लेकिन हाँ अगर हम स्टेट लिखेंगे तो थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो जाता है कि हाँ ठीक है, पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ oxidation reactions in everyday life. In everyday life. लिखेंगे there are two common effects of oxidation reactions which we observe in daily life. There are two common oxidation common effects, sorry. There are two common effects of oxidation reactions which we observe in our daily life, which we observe in our daily life. These are first है corrosion of metals, corrosion of metals and rancidity, corrosion of metals and rancidity of food. Corrosion of metals and rancidity of food. एक मिनट दीजिए थोड़ा।
Corrosion of metals and rancidity of food. तो मैंने लिखा corrosion. है भाई सीरियस तो थोड़ा थक गया corrosion में लिखिएगा सीरियस तो तुम भी लग रहे हो रहता ही सीरियस हो लिखिएगा corrosion is the process in which metals metals. Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air. Are eaten up gradually by the action of air, moisture, or a chemical. By the action of air, moisture, or a chemical, such as an acid on their surface. Surface, such as an acid on their surface.
Rusting of iron metal is the most common form of corrosion. Rusting of iron metal is the most common form of corrosion. तो अब लिखेंगे यहाँ पर एक रिएक्शन लिखेंगे, ये रिएक्शन ना लर्न करना होगा आपको। 4Fe प्लस 3O2, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O, 2 स्मॉल x लिखना, 2XH2O। सर एक्स क्या होता है? बता 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O gives 2Fe2O3 dot XH2O और यहाँ लिखेंगे हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे हाइड्रेटेड आयरन ब्रैकेट में थर्ड ऑक्साइड और नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे रस्ट। इसी को रस्ट बोलते हैं, जो कहते हैं ना लोहे पर जंग लग गया, वो चीज़, इसी को रस्ट बोलते हैं। ठीक, तो जरा देखिएगा अब ये एक्स क्या चीज़ है यहाँ पर। हमने ये कहा कि जैसे हमने आयरन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो आयरन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, वो तो हमने देखा है कि जब आयरन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो Fe2O3 बना देते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आयरन होना चाहिए और सिर्फ ऑक्सीजन होनी चाहिए। लेकिन अगर साथ में थोड़ा बहुत वाटर मौजूद है, तो थोड़ा बहुत वाटर मतलब एक्स का मतलब क्या हो गया कि एक्स मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। अब ये जो 2 लगाया गया है ना यहाँ पर, ये उसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया। ठीक है, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया। एक्स मॉलिक्यूल हो सकता है पानी का 1 मॉलिक्यूल हो सकता है 2 मॉलिक्यूल हो सकता है 3 मॉलिक्यूल हो। तो हमने कहा कि अगर एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स मतलब हो सकता है 1 बूंद पानी पड़ा हुआ, हो सकता है 2 बूंद पानी पड़ेगा, और हो सकता है कि मतलब पूरा किसी ने 1 गिलास पानी वहाँ पर डाल दिया हो। तो मॉलिक्यूल्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमने कहा मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ना .XH2O, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है कि Fe2O3 तो बना, Fe2O3 तो बना, लेकिन किसकी प्रेजेंस में बना, वाटर की प्रेजेंस में, मतलब गीला है वो गीला है, तो इसीलिए उसको बोला हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, और यहाँ लिख दिया रस्ट, इसी को रस्ट बोलते हैं। तो जब भी कभी वाटर की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होता है, 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड्स के बीच में कोई भी रिएक्शन होता है, और वाटर जैसा था वैसा ही यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर XH2O था, तो यहाँ पर भी XH2O है। अब 2 यहाँ पर क्यों लगाया गया, इसको Fe को, ऑक्सीजन को, इनको सबको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया, तो फिर यहाँ पर भी 2 लग गया। तो जितने मॉलिक्यूल वाटर के इधर थे, उतने ही मॉलिक्यूल एग्जैक्टली वाटर के यहाँ पर आ गए। उसने रिएक्शन में कोई ऐसा पार्टिसिपेट करा नहीं। ठीक है, जैसे शुरुआत में मौजूद था वैसे ही बाद में मौजूद रहा, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अगर कहीं पर आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है और साथ में कहीं हल्का फुल्का मॉइस्चर भी मौजूद है, तो हम ये कहेंगे मॉइस्चर का मौजूद होना मतलब वाटर की प्रेजेंस। ठीक है, और वो क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए? ठीक है, इसमें आयरन का कलर रिएक्शन के बाद क्या होता है? आयरन का कलर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी ब्लैक कलर का ही हो जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर का हो जाता है, और पहले होता है वो सिल्वर या ग्रे कलर का होता है, उसके बाद ये भी ब्लैक कलर का होता है। अच्छा जी, इसके बाद अब आप नेक्स्ट नोट करें, इसी में रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग
of iron is a redox reaction. Is a redox reaction. Corrosion weakens the iron and steel objects. Next one, corrosion weakens the iron and steel objects, and structures such as railings. Structures such as railings, car bodies, bridges, ships, etc. Car bodies, bridges, ships, etc. Ships, etc. and cuts short their life. Cuts short their life. तो corrosion क्या है कि ये आयरन को, स्टील ऑब्जेक्ट्स को, इनको जो है ना वीक कर देता है धीरे धीरे एज के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो कार की बॉडीज हो गई या रेलिंग्स हो गई, रेलिंग्स समझ रहे हैं, बैल्कनी, ब्रिजेस, शिप्स, है ना, इनको सबको वीकर कर देता है। कट शॉर्ट देयर लाइफ, इनकी लाइफ धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी वजह से जितने भी आयरन के या स्टील के ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर टाइम टू टाइम पेंट होते रहना ज़रूरी है। पेंट क्या करता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि वो ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता और वो उसकी लाइफ जो है वो बनी रहती है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे रेंसिडिटी। सर कलर टार्निशिंग क्या होता है? क्या चीज़? टार्निशिंग। टार्निशन भी यही चीज़ है कि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर ना ये पेंट कर देते हैं तो वो पेंट करने से ही होता क्या है कि उसके ऊपर एक लेयर जम गई है और लेयर जमने से वो किसी भी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आता जिसके कांटेक्ट में आने से उसका लाइफ कम हो जाए या वो ख़राब हो जाए, वो चीज़। ठीक है, अच्छा, ये जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग वगैरह होती है ना, वायरिंग पर भी करा जाता है। जहाँ पर अगर डायरेक्टली हम कॉपर का वायर जो है बिल्कुल डायरेक्ट कॉपर का वायर ही अगर हम यूज़ करें, उसके ऊपर कोटिंग ना करें, या फिर जो आप टार्निशन बता रहे हैं ये हम ना करें, तो वो क्या है, वो भी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो भी कॉपर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो वो भी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए वो खराब होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप रेंसिडिटी, RANCIDITY, रेंसिडिटी। इसमें लिखिएगा the condition produced by aerial oxidation of fats and oils, the condition produced by aerial oxidation condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell. Foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Rancidity, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils
तो जब भी हम जैसे खाना बनाती हैं मम्मी आपकी, तो उसमें आप देखिएगा कि क्या होता है कि एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स और ऑयल्स, तो आप ये देखिएगा कि उसमें घी या ऑयल वगैरह जो है उसी में पकाते हैं खाने को, खाना बनता है उसमें। तो ये जो फैट्स हैं और ये जो ऑयल्स हैं, ये सभी जितनी भी सब्जियां वगैरह बनती हैं उनमें सब में ये चीज़ यूज़ होती है। और जब ये यूज़ होती है तो उसको एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल का मतलब क्या है, एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है तो उसके साथ में ना इनका फैट्स का और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होने लगता है। और जब ऑक्सीडेशन होने लगता है तो उसकी जो स्मेल है, जो खाने की स्मेल है, उसकी खाने की स्मेल थोड़ी सी अजीब हो जाती है और जो उसका टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि जब खाना बन जाता है, बनने के बाद में खाना सर्व होने के बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है तो उसको किसी दूसरे कंटेनर में करके ढककर उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। फ्रिज के अंदर इस वजह से रखा जाता है ताकि वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो ये रीज़न होता है रेंसिडिटी को बचाने का। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कई बार कि सब्जी बनी है और सब्जी आपकी मम्मी ने आपको बोला, ठीक है, या पापा को बोला कि भाई इसको जो है ना मैं ज़रा काम से जा रही हूँ, जब ये 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद इसको सब्जी को ना उठाकर फ्रिज में रख देना। अब ना तो आपको किचन में बार बार जाने की आदत है, ना पापा को जाने की आदत है, आपने रखा नहीं, वापस आई मम्मी को गुस्सा आ गया कि सब्जी खराब हो गई सारी की सारी, अब कौन खाएगा इसे, ठीक है। आप सूख कर देखो, हम तो सूख कर भी देखते हैं, हमें तो तब भी नहीं खराब नजर आती, ठीक लगी है, ठीक है। कि जब फिर वो कहती है कि जब बीमार पड़ेगा तब पता चलेगा। तो वो जो अनप्लेजेंट स्मेल होती है, वो जो टेस्ट भी अनप्लेजेंट हो जाता है, उसी कंडीशन को कहा जाता है रेंसिडिटी। It can be prevented in the following ways. prevented in the following ways. पहला है by adding antioxidants to foods containing fats and oils. By adding antioxidants to foods containing fats and oils. फैट्स एंड ऑयल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीजन के एंटी काम करते हैं, ऑक्सीजन के अपोजिट काम करते हैं। मतलब ऑक्सीजन अगर आएगी भी, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन होगा भी तो होने नहीं देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ये जनरली किस में ऐड करे जाते हैं? जैसे मान लीजिए आपने चिप्स का कोई पैकेट खोला तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पहले से ही ना ऐड करे जाते हैं वो, हाँ। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो इस वजह से ऐड करे जाते हैं कि भाई ऑक्सीजन अगर आएगी तो उनके साथ एंटीऑक्सीडेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगी और खाना जो है वो बचा रहेगा, ठीक है, वो खराब नहीं होगा। सेकंड देखिए, by packaging fat and oil containing foods in nitrogen gas, by packaging fat and oil containing foods, fat and oil containing foods in नाइट्रोजन गैस। तो जो भी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस में आप पैक कर दीजिए। तो नाइट्रोजन गैस में पैक करेंगे तो वो नाइट्रोजन जो है जब भी उस फूड को खोला जाएगा तो नाइट्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलिए थर्ड, it can be retarded by keeping food in a refrigerator.
कैन बी रिटार्डेड यानी कि रेजिलिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर. It can be retarded by storing food in airtight containers. Retarded by keeping food in airtight containers. It can be retarded by storing foods away from light. Retarded by keeping foods away from light. ठीक है जी, इतना है. ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट है. मेरे को ये बता दीजिए किसी भी बच्चे के स्कूल में टेस्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आगे का तो नहीं आ रहा, सिर्फ रिफ्लेक्शन तक ही आ रहा है. हाँ, ठीक है. तो नेक्स्ट फिर क्या करेंगे? हाँ, रूल्स. अच्छा, रूल्स हमने करे तो दोबारा करवाने. ठीक है.